तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक ऐसे विद्यार्थी से मुलाकात कराएंगे जो मैथ ग्रुप के विद्यार्थी हैं और अपनी कोचिंग के यानी ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, जिनका नाम अश्विनी कुमार है। और ये बताएंगे अभी हाल ही में इनको जो है आईसीआर में थर्ड राउंड अलॉटमेंट में इनको गुजरात में यूनिवर्सिटी प्राप्त हुई है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में। तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे अपनी ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट के बारे में। ठीक है, आइए अश्विनी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। ठीक है, ये पीसीएम से हैं, इन्होंने आईसीआर में पीसीएम ग्रुप से एग्ज़ाम दिया था। तो आपको बताएंगे कि मैथ ग्रुप से कितना टफ होता है बीएससी एग्रीकल्चर में एंट्रेंस लेना। ठीक है, चूँकि एग्रीकल्चर में कई सारी ब्रांच होती हैं आईसीआर बीएचयू में, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है, और बीटेक एजी है, कंप्यूटर साइंस है, सेरिकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है। उसमें जो सबसे टॉप कोर्स होता है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही माना जाता है। तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स एक मैथ वाले बच्चे के लिए आईसीआर क्वालिफाई करना अलग बात है। ठीक है, और मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं जितना आप लोग समझते हैं कि नामुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं उसको। तो आज हम लोग आपके सामने ये प्रूफ है। और ये ऑफलाइन के विद्यार्थी हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि ऑनलाइन वाले ही इंटरव्यू देते हैं, ऑफलाइन वाले इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो ये आपके सामने प्रूफ है ये। और शायद उनको पुराने बच्चे अगर इसमें होंगे तो जानते भी होंगे, और जो पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं हमारे यहाँ वो भी बताएंगे आपको कि हाँ ये ऑफलाइन में पढ़ते थे, क्या इनका तरीका था पढ़ने का, किस तरीके से उन्होंने इसका चुनाव किया है। ठीक है, और ये संस्थान केवल पीसीएम, पीसीबी, पीसीए और एसीबी ग्रुप के लिए है। जो विद्यार्थी यूपी कैडेट के आते हैं उत्तर प्रदेश के, अगर वो आईसीआर एग्ज़ाम देते हैं एबीसी से, तभी वो अपनी कोचिंग को चूज़ करें, विवेकानंद एग्रीकल्चर को, अन्यथा वो अदर कोचिंग में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर वही लोग आएंगे जो केवल मैथ और बायो ग्रुप से हैं, या फिर वो अपना आईसीआर में पीसीए, पीसीएम, एसीबी चूज़ करना चाहते हैं वो लोग। क्योंकि हम लोग केवल वही आपको सिलेक्शन दिखा सकते हैं जो हमारा सिलेक्शन हकीकत का है, और वो हमारी खून पसीने का है, वो हमारी मेहनत का है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इनसे, अश्विनी जी से। ये किस तरीके से बताएंगे अपना स्कोर रहा, कितनी रैंक रही है, किस तरीके से इनका स्ट्रेटजी था। और इनका जब सिलेक्शन आईसीआर हुआ तो इनको इतना खुशी हुआ कि हमसे बार बार ये डेली फ़ोन करते थे कि सर को यकीन नहीं हो रहा कि हम पीसीएम ग्रुप से आईसीआर क्वालिफाई कर लिए हैं, और हमारा आईसीआर में सिलेक्शन हो गया इस यूनिवर्सिटी में जहां हमारा ज़िंदगी में सपना नहीं था, और जहां हमारे आज पूरे घर का सपना पूरा हुआ है। तो ये सपना इनका नहीं है, वो सपना हमारे सभी अध्यापक लोगों का है, हमारा है, संस्थान का है, आप सभी के लिए है। और ये सभी के लिए एक मोटिवेशन का काम भी करेंगे। और जितने भी लोग छोटे घर से आते हैं वो ये ना सोचें कि आईसीआर बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग डर जाते हैं ना, आईसीआर बहुत बड़ा एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, हम लोग नहीं जा सकते उसमें। ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन निकालना ही केवल है, बाद बाकी आगे आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल हो जाती हैं। अब ये बताइए, 27,000 रुपये फीस है केवल, जहाँ इनका एडमिशन हुआ है गुजरात में, कौन सी यूनिवर्सिटी है? नवसारी नवसारी एग्रीकल्चर। यूनिवर्सिटी। केवल 27,000 फीस है एक साल की विद हॉस्टल। अब आपने स्टेट में अगर मान लो यूपी कैट में अगर सिलेक्शन होता यूपी कैटेट में, तो उसमें आपकी 55,000 फीस लगती है एक सेमेस्टर की, आप सोच लीजिएगा। और उसमें भी इनको करीब 32 रुपये पर मंथ आईसीआर स्कॉलरशिप देता है एक स्टूडेंट को। तो उसका अगर देखो तो 12×36 साल भर का 40,000 रुपया स्कॉलरशिप आ गया। तो आखिर में तो उसकी पढ़ाई कैसे फ्री में हो गई। ठीक है, तो सिलेक्शन केवल लेना आपको, बाद बाकी आगे फीस के बारे में उसके नहीं सोचना है। ठीक, तो एक बार हम बात करते हैं अश्विनी से, ये बताएंगे आपको किस तरीके से ये जो है संस्थान से आए और क्या कमियां रही हमारी। कमियां ही बताएंगे, क्योंकि कमियां बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सारे गुणगान अपने मन से ही बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो फिर आगे बढ़ने का चांस शायद मुझे नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग बात करेंगे अश्विनी। ठीक है, लीजिए अश्विनी। मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है। मैं गोरखपुर मंडल के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी 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 आईसीआर में परसेंटाइल 96.34 और ऑल इंडिया रैंक 4502 है। मैंने अपने कोचिंग विवेकानंद एग्रीकल्चर से की। शुरू में मुझे मालूम नहीं था कि किस तरह से पेपर पैटर्न आता है, क्या क्वेश्चन किस तरह आते हैं। तो मैंने भैया थे मेरे, तो वो सर की वीडियो देखे थे और मुझे भी भेजे, तो मैंने भी देखा। और जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन किस तरह हैंडल किया जाता है, सर की वीडियो बहुत अच्छी लगी। और मैं भैया ने सर से कांटेक्ट किया और मैंने यहाँ पर आया, और अगले दिन सर से बात हुई ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह क्लासेस चलती हैं। तो सर ने बतलाया और पूरी स्ट्रेटेजी बताई। अगले दिन से मैंने क्लास भी अटेंड की। फिजिक्स में नवीन सर और अदर टीचर दो थे लगाए थे, सर राजवीर सर
और मैथ में कुलदीप सर, सबने सपोर्ट किया मुझे और इस तरह मैं अपना सपना पूरा कर पाया आईसीआर क्वालीफाई करके। बहुत अच्छा लग रहा है अब। चलिए तालियां बजा दें इनके लिए। इनके भैया एक्चुअली इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। अब मुझे पता नहीं हमारा वीडियो कौन कौन लोग देखता है। वीडियो कोई किसी के देख सकता है, हम भी किसी किसी की देख लेते हैं गलती से, तो हमारा भी कोई देख लेता होगा। तो इनके भैया हमारे मोटिवेशनल वीडियो बहुत पसंद करते हैं। वो एक काल की एक दिन कि भैया आप मोटिवेशनल वीडियो बहुत गजब बनाते हैं। तो हमने कहा यार क्या बताएं, ज़िंदगी का हमारा एक दर्द है। मोटिवेशनल वीडियो वही बना सकता है जो ज़िंदगी कभी दर्द में जिया हो। मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपनी जो कहानी है वो बता रहा हूँ मैं आपको। बात बाकी मुझे पता नहीं कोई किसी का, कुछ लोग कंटेंट चुरा के बनाते हैं। बहुत सारे हम वीडियो बनाते हैं आईसीआर वाले, तो कुछ लोग मेरा कंटेंट चुरा लेते हैं, वो अपना वीडियो बना लेते हैं। तो मुझे उससे मतलब नहीं है। हम किसी का वीडियो देखने ला मेरे पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। वैसे भी देखा आप लोगों ने, जब भी आपको मैसेज करते रात में 2 बजे मेरा मैसेज आता है, सुबह क्लास इतने बजे है, तो लोग सोचते हैं सर का 2 बजे मैसेज, रात में जगते, रात में क्या करते हैं जग के यार। तो ये सारी कहानियाँ हैं ज़िंदगी में कोचिंग संस्थान बनाने के लिए। तो इनके भैया एक्चुअली हमसे बात किए थे कि भैया आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, आप कोर्स करते हैं, आप ऐसे वीडियो और बनाइए। अब ना एक वीडियो बनाने में तो 1 महीना बीत जाता है, दूसरा वीडियो कहाँ से बना पाएंगे। तब ये इनके भैया मुझसे भेजे इनको जो है, तो हमने कहा परेशान मत होइए। और इनकी स्ट्रेटजी जो है पढ़ने के बारे में, यहाँ जहाँ ये हॉस्टल में रहते थे, आप उनसे भैया से पूछिएगा, वो भी आपको बताते हैं हाँ ये लड़का शुरू से जो है बहुत ही अव्वल रहा है और पढ़ाई कभी इनकी टूटी नहीं है। ये ग्रुपबाजी कभी नहीं किए हैं। कई लोग ग्रुपबाजी करते हैं, मैं आपको हमेशा समझाता रहता हूँ अपनी ग्रुपबाजी से बचिए। लड़के लड़कियां कोई भी हो, लड़कियां ग्रुपबाजी करती हैं, 4 हैं सहेली, चलो भाई चाय पीते हैं, चारों सहेली चाय पी के जा रही, एक को चाय पीनी, 3 टहलने जा रही, चलो भाई ठीक है। एक लड़का समोसा खाने जा रहा, 3 उसको टहलाने जा रहे हैं। तो ये ग्रुपबाजी जो है ये बंद रखिएगा। तो ग्रुपबाजी सबसे खतरनाक चीज़ है विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। वो ग्रुपबाजी आपकी विद्यार्थी इंटरमीडिएट कॉलेज में हो या फिर अपने कोचिंग में हो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इनकी ग्रुपबाजी कभी नहीं रही। ये हमेशा अकेले चलते थे, अकेले रहते थे, अकेले आते, अकेले जाते, अकेले पढ़ते, ठीक है। तो आज ये जो है ऐसी यूनिवर्सिटी में भी हैं और हमें भी अच्छा लगा कि ऑफलाइन कोई विद्यार्थी मैथ ग्रुप का आईसीआर में, और ये अकेले नहीं है। इस बार कई सारे बच्चे हमारे आईसीआर में, आपने देखा भी, यहाँ भी आ चुके हैं कई सारे लोग। और कई सारे ऐसे हैं जिनको हम नहीं बुला सकते हैं। बहुत सारी गर्ल्स दूर से हैं। अभी राजस्थान लड़की एक है निश्चल, उसका सिलेक्शन हुआ है। अभी बिहार का एक लड़का है मनीष, उसका NDRI में मैथ का हमने बताया था आपको डिटेल। तो वो हमसे एक दिन बोला सर आप जो, हम इनको लिख दिखाया था आपको, वो हमसे बोला सर आप हमें नहीं बुलाएं क्या। तो हमने कहा क्यों, बोले सर आप सबको बुलाते हैं, उससे लग रहा है शायद प्राइज कुछ मिलेगा तो हम भी जाएंगे, मेरा भी कुछ नाम होगा, यूट्यूब पर वीडियो चलेगा। तो हमने कहा यूट्यूब पर वीडियो बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, कभी टाइम मिलेगा तो बुला लेंगे। यहाँ क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, 1 घंटा चला जाता है उसी में एक क्लास, सिलेबस पढ़ाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। कभी टाइम मिलेगा तो हम आपके कॉलेज है NDRI आके वहीं वीडियो बना लें, परेशान वही हो, ठीक है। तो आप लोग जिसका किसी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि इनका तैयारी करने का ढंग क्या है, कितना पढ़ना चाहिए, कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, सब बता दीजिए एक बार इनको। मैंने फिजिक्स में लगभग 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री में लगभग 32 से ऊपर ही किए थे, और मैं मैथ में 15 किया था। और ओवरऑल पूरा मिलाकर देखा जाए तो 75 किया था, और जिसमें से मेरी 17 सही थी। और और पूरा क्वेश्चन मतलब जितना कीजिए वो कॉन्फिडेंस रहे कि ये मैं सही कर रहा हूँ। ये नहीं कि पूरा कर दिए और सही एक भी ना हो, इस तरह नहीं। जितना कीजिए उतना सही रहना चाहिए, इस तरह। और मिनिमम घंटे पढ़ने की बात है तो 3-3 घंटा मिनिमम हर सब्जेक्ट पर दीजिए, यहाँ से कोचिंग के बाद भी रूम पर। और चलिए ठीक है। फर्स्ट टाइम बोलना थोड़ा सा अजीब लगता है, हम लोग का दिन भर काम ही रहता चिल्लाना। तो इनका कहना है कि आप जो है 24 घंटे में कम से कम 3 घंटा पर सब्जेक्ट को देंगे, लेकिन 3 घंटा आप कंटिन्यू नहीं पढ़ना है। जैसे आपने 1 घंटा टाइम मान लिया और उस पढ़ते टाइम आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। मैं देखिए स्ट्रेटजी टिप्स वीडियो अपने क्लास में हमेशा हर लेक्चर में बोलता रहता हूँ, डिपेंड करता आप मुझसे लेना कितना चाहते हैं। पढ़ाने साथ साथ मैं बोलता रहता हूँ, हंसी मजाक करता रहता हूँ, शेर शायरी सुनाता रहता हूँ, उसी में कुछ टिप्स बोल देता हूँ। जब मुझे लग रहा है ज़्यादा क्लास बोरिंग हो रही तो मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ, आप ऑटोमेटिक चुप हो जाते हैं। तो वो ये आज के नहीं, ये मेरा बहुत पुराना प्रॉपर्टी रहा है। तो आपको 3 घंटा पर सब्जेक्ट देना, लेकिन आपको गैप दे के देना है। जैसे आपने 1 घंटा मान लो फॉलो किया कि हमें 1 घंटे में इतने 3 पन्ने 4 पन्ने पढ़ना है, आप 3 पन्ना पढ़ लिया, फिर 10 मिनट आप रेस्ट ले लो, 10 मिनट बाद फिर आप 1 घंटा जुड़ जाओ। अगर पढ़ने का मन नहीं लगता है तो आप 2 घंटा टाइम दीजिए, लेकिन आपको रेगुलर पर सब्जेक्ट में 2 से 3 घंटा डेली देना ही देना है, ठीक है। उसका रिवीजन भी करना है और अपनी स्ट्रेटजी नहीं टूटनी चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी सर्दियों में
ये बनाते हैं चलो आज की रात छोड़ दो, आज शनिवार है, आज सो जाते हैं, कल से पक्का पढ़ेंगे। ठीक, यही काम करते करते आपको 1 महीना 2 महीना ऐसे बीत जाता है और तब तक एग्जाम आ जाता है, फिर वो सारी स्ट्रेटजी, सारा सिलेबस छूट जाता है। आखिरी अंत में आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए जो चीज़ जुटा लो, चूँकि रूम का आप किस लिए है, केवल पढ़ने के लिए है। ठीक, ऐसा तो नहीं कि उसमें आप जो है बकरी बांधेंगे, उसको चारा खिलाएंगे, 4 लोग और आएंगे, लेटेंगे। आपका प्रॉपर रूम है, आप उसमें जो चाहें वो स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे पढ़ सकते हैं, खड़े होकर पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए हैं तो पढ़ सकते हैं। कोशिश करेंगे तो आज नहीं कल नहीं फॉलो जरूर होगा, और जिस दिन आपकी स्ट्रेटजी फॉलो हो गई उस दिन आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि मन लगेगा अंदर से और पढ़ूं, ऐसा लगने लगता है। लेकिन ऐसा तभी लगता है जब आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी फॉलो होती है तब। अगर आप खुद स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं तो लग रहा है पढ़ाई बोरिंग हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो एक तो ज़्यादा मेहनत करने वाला खुश रहता है, एक बिल्कुल मेहनत करने वाला नहीं खुश रहता है, उसे कुछ करना ही नहीं है तो खुश तो रहेगा ही। बाकी मीडियम जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ होना नहीं है। तो जब तक आपको खुद ही फीलिंग ना हो कि यार आज मज़ा नहीं आया पढ़ाई में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। आप एक बार पढ़िए दम लगा के, फिर आप देखिए आपको लगेगा वास्तव में आज बहुत मज़ा आया पढ़ाई करने में। अब अगले दिन से और स्ट्रेटजी फॉलो करें। तो जब तक आप पढ़ाई के बारे में सोचोगे तो आपको किसी का मोटिवेशनल वीडियो लाइफ में देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का। मैं समझता हूँ आदमी खुद से मोटिवेट हो सकता है, बशर्ते उसकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहे। आपको गिराने के लिए बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। हमने अपना संस्थान खोला था शुरुआती दौर में, तो मेरी मजाक करने की आदत अभी से नहीं, बहुत पुरानी है। शायद मेरे अभी बच्चे जो पहले एग्रीकल्चर ग्रुप वाले हैं, वो हर कोई बच्चा MSc PhD करके घूम रहा है, जा रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। मैं किसी की ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। वो आप उनसे पूछिएगा कौन, वो सर मजाक करते हैं, अरे सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आप उनसे जाइएगा, बहुत उनकी मोटिवेशनल बातें बहुत गजब की हैं। तो वो हमेशा मजाक करता रहा। जब मैंने संस्थान खोला था तो मेरे लोगों ने बहुत बुराइयाँ की, अभी मेरे लिए बहुत लोग बुराई करते हैं बच्चों से, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो इंसान रगड़ रगड़ के उठाओ उसको गिराने में हमारा क्या कर पाएंगे यार ये लोग। तो हमारे सेहत कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम खूब बोर्ड बैनर लगा लो, बढ़िया बढ़िया स्लोगन छाप लो, विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा रिजल्ट देते रहे, हमेशा देते रहेंगे, और हमेशा जो जो कर नहीं पाया वो करके दिखा देंगे। और वास्तव में आप पता कर लो, कानपुर में मैथ और बायो ग्रुप में सिलेक्शन किसी का आज तक हुआ हो किसी कोचिंग संस्थान से, मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो आप जो चाहें वो हम कर सकते हैं। बात बाकी खुद ही बता देंगे आपको सिलेक्शन वास्तव में मैथ बायो कहाँ से होता है, लोग जानते भी नहीं हैं। यहाँ तो लोग कई सारे फोटो बैनर में एग्रीकल्चर ग्रुप की फ़ोटो छपा देते हैं। अब जो बच्चा आता है वो क्या जाने ये ग्रुप की फ़ोटो कौन सी है। ये चूँकि एग्रीकल्चर का सिलेबस अलग है और मैथ बायो सिलेबस ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप लोग खुद जानते होंगे। जो बच्चे देखा उन्हें मैथ पढ़ते हैं, बाद में कहते हैं सर ये मैथ कौन सा पढ़ाते हैं। हमने क्यों, बोले वो सिलेबस मिलते ही नहीं है। अरे वो ICR सिलेबस अलग है भैया, वो आपका यूपी का एग्रीकल्चर नहीं है कि उसमें बिल्कुल स्टेट वाला पढ़ा दिया, आपको वही पढ़ना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते सर केमिस्ट्री में मिक्सचर वाला पढ़ा दिया, वो तो है ही नहीं। अरे आपके ICR में यही आता है, आपको वही पढ़ाया जाएगा, सिलेबस में पूछा जाता है। आप पढ़ना चाहें पढ़ें, न पढ़ना चाहें तो आपकी जिम्मेदारी है वो, ठीक है। तो और किसी को अगर मैथ PCM ग्रुप में कुछ पूछना हो, अगर किसी को एग्ज़ाम टाइम पर क्या करते हैं, क्यों घबराते हैं, रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और लीजिए, चलिए बताइए कुछ मैथ। हाँ कहाँ सालू कहाँ है, आज नहीं आई, बारिश हो गई इसलिए थोड़ा मौसम खराब, बच्चे कम आए हैं। वही मैं प्रीफर करूँगा कि सर का नोट्स और सीट जो देते हैं वो, और NCERT, बस उतना ही पर फोकस कीजिए, आपका ज़रूर होगा। और जो क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 75। इनका जो परसेंटाइल था वो 96 पॉइंट कुछ था, 96.34। फिजिक्स में मैंने बोला 13, और केमिस्ट्री में 32, और मैथ में मैंने 15 किया था। गलत भी होंगे। हाँ 150 क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल बनेगा, मैं बता रहा हूँ। मैं देखिए अभी लड़का आया था आकाश मॉडल, इसके पहले इंटरव्यू दिया था उसने, मैथ वाला बच्चा था, उसका परसेंटाइल था कितना 99.4 कुछ था, ऐसे था ना कुछ। उसने आप बताया था कि जो है मैथ में 17 क्वेश्चन किया था और फिजिक्स केमिस्ट्री में 35 क्वेश्चन किया था। तो 35 70, और मैथ में कितना 17 19, तो 70 और कितना 19 80 89 क्वेश्चन, उसमें उसके 84 82 क्वेश्चन सही थे। तो 84 82 क्वेश्चन पर जो परसेंटाइल, देखो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बता दूं एक क्लियर बात, कुछ लोग ये सोचेंगे परसेंटाइल 99 मतलब ये है
अगर कुछ लोग ये सोचे कि 99 परसेंटाइल अगर है किसी का, इसका मतलब ये है कि उसका 150 में 140 क्वेश्चन सही होगा। ये गलत धारणा है। आपका जितना भी क्वेश्चन सही है, जैसे आपने क्वेश्चन 90 किया तो हम कह सकते हैं 90 क्वेश्चन पर भी आपकी यहाँ परसेंटाइल बन सकती है अगर क्वेश्चन आपके सही होंगे तो। परसेंटाइल मतलब होता है आपका पेपर टफ था और उस टफ पेपर को नॉर्मल करके वहाँ तक पहुँचाया जाता है जहाँ तक पेपर सिंपल आता है। यानी हर किसी पेपर को नॉर्मल किया जाता है, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। और उस पेपर में जिसका टफ है उसकी रैंक जो है थोड़ी कम कर दी जाती है, जिसका सिंपल उसकी रैंक बढ़ा दी जाती है। तो रैंक जो मिड पे आ जाती है उसको हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल बेस पर। तो ऐसा मत सोचो कि 99 परसेंटाइल मतलब हो गया कि 150 में से 140 क्वेश्चन या 149 क्वेश्चन। नहीं, ये गलत धारणा आपकी है। जो लड़का आकाश आया था उसका प्रूफ मैं दिखा दूंगा आपको। उसने क्वेश्चन जितना किया था वो करीब 100 मतलब कितना बताया था अभी, 89 क्वेश्चन। अब 89 क्वेश्चन में से उसका जो सही क्वेश्चन हुआ था वो करीब 82 क्वेश्चन उसने मिलाया था आंसर शीट से, और इतने पर उसकी परसेंटाइल 99 पॉइंट कुछ पता नहीं 4 या उसकी कुछ बनी हुई है, 4 थी। और जो लड़का आया था अभी उसमें बीकानेर से, उसकी जो रैंक थी वो 99 पॉइंट जो है करीब 7 थी, ये 7 या 6 थी, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कोई एक है। तो उसका जो अब देखिए इसका जो रैंक जो बना जा करके इतने परसेंटाइल जो रैंक थी इसकी वो थी 941 रैंक, और इसकी जो रैंक है वो 491 रैंक थी। अब आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। ठीक है, तो हाँ इतना फर्क है। अब देखिएगा, चूंकि मैंने बताया जिसकी 99 परसेंटाइल है उसका मतलब वो एक 1000 रैंक के अंदर है, और जो लड़का 1000 अंदर रैंक है, मैंने पहले बता दिया, आप वीडियो देखिए यूट्यूब पर, मुझे इतना अनुभव है 10 साल पढ़ाते पढ़ाते, मैंने बताया था कि जिसकी 99 परसेंटाइल है उसकी 1000 रैंक बनेगी, और जिसकी 1000 रैंक बनेगी वो इंडिया टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएगा। ठीक, और इनका रिजल्ट जब आया था इन्होंने तुरंत मुझे सेंड किए, तो हमने बताया कि परेशान नहीं हो, आपकी रैंक करीब 5000 के आसपास बनेगी जा करके, और आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट तक आपको मिलेगा जरूर। और वास्तव में जब ये थर्ड राउंड अलॉटमेंट हुआ, इनका फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, दरअसल उन्होंने यूनिवर्सिटी कम चूज की थी, इसलिए तो बताया था हमने यहाँ की यूपी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की, यूपी की, बिहार की और जो एमपी की आसपास चूज नहीं की थी, जो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी डाल दी, तो उसमें इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड में इनको जो है अभी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है गुजरात में। और मैं समझता हूँ अच्छे हुआ यहाँ नहीं मिला, चूँकि फीस ज़्यादा है, और नवसारी की फीस जो है वो 27,000 एक साल की फीस है विद हॉस्टल। तो जो होता है भगवान अच्छा ही करता है किसी के लिए, लगता है कि शुरुआत में या दर्द है तो बाद में वो सब कम हो जाता है। तो आप ये मत सोचो कि हमें इतना परसेंटाइल प्राप्त करने के लिए 150 में से 120 करने पड़ेंगे, 130 करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 90 क्वेश्चन भी क्रॉस कर लेते हैं तो आपका 100% बता रहा हूँ, आपका 99 परसेंटाइल बनेगा जाकर, और कोई भी मैट नहीं पाएगा, और रैंक बनेगी 1000 के अंदर रैंक बनेगी। आप इंडिया कोई यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, लेकिन जो बीटेक डेयरी कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहती है, क्योंकि बीटेक डेयरी कोर्स केवल मैथ वाले बच्चों के लिए होता है, वो बायो वाले बच्चे करते नहीं हैं और एबीसी वाले नहीं करते हैं। तो आपका 2 कोर्स बहुत ही बेस्ट कोर्स है मैथ वाले बच्चों के लिए, एक बीटेक एग्रीकल्चर, एक बीटेक डेयरी। बीटेक है जी इतना अच्छा कोई कोर्स नहीं है, चूंकि यूट्यूब पर हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कंफर्म कर बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, लोग सुनेंगे, आप बोलेंगे आप ऐसे बोले तो ये कोर्स अच्छा नहीं, वो कोर्स अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्स सभी ठीक ठाक होते हैं। लेकिन जो मैथ वाले बच्चे के 2 कोर्स होते हैं, एग्रीकल्चर और बीटेक डेयरी, इनमें उसको बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा भी कोर्स है। एग्रीकल्चर में कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बायो वाला बच्चा एग्रीकल्चर करता है, एग्रीकल्चर वाला भी एग्रीकल्चर करता है, और पीसीएम वाला एग्रीकल्चर करता है, तो ये कंबाइंड पड़ जाता है, इसमें कंपटीशन है, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ठीक, लेकिन कट ऑफ जो है कम किसकी जाती है, वो बीटेक एग्रीकल्चर की सबसे कम जाती है। ठीक है, 50,000 रैंक तक हो तब भी उसका हो जाता है, लेकिन बीटेक जो एग्रीकल्चर की है और बीटेक डेयरी के, इसमें कट ऑफ ठीक ठाक होनी चाहिए आपकी, मतलब रैंक ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है, और बताइए कोई मैथ का बच्चा हो, मैथ वाला हो तो ऐसा नहीं कि मैथ वाले पूछेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले पूछ सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन हम लोग करें, कितना क्वेश्चन होना चाहिए। अब देखिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सॉलिड पढ़िए, सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, इतने चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए आपके। ठीक है, ज़्यादा आप पढ़ेंगे रामायण तो उसमें फिर आप चक्कर फंस जाओगे, गन्ने वाले खेत में घुस जाएंगे, गन्ना चूसने वाला छोटा गन्ना चूस चूस के पेट भर के निकल जाएगा, और बड़ा वाला वो ढूंढता रहेगा बड़ा गन्ना कौन सा है, तो उसमें नहीं पढ़ना आपको है। ठीक है, और लीजिए और कुछ बताइए इनको कुछ। और वो मेरी रैंक 4502 थी। 4502। 4502। और वही सर की लेक्चर और वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। अब तो देखिए वीडियो रिकॉर्ड भी होते रहते हैं।
जो बच्चे नहीं आते हैं बोलते जी हैं वीडियो रिकॉर्ड दे दीजिएगा, तो जी शाम तक वीडियो रिकॉर्ड आपके व्हाट्सएप चला है तो लिंक आप तब भी पढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि अभी हम लोगों ने टेस्ट इस बार अलग अलग करवा दिया है। अभी तक टेस्ट नहीं हम लोग अलग अलग करवाते थे, एक का टेस्ट होता था, कभी का टेस्ट नहीं भी होता पाता था, क्योंकि बीच में जैसे ही पीक पॉइंट पहुंचता वैसे बच्चे भी कम रह जाते हैं, इधर ये कोरोना वाली कंडीशन भी आ जाती है। अभी हम लोग अलग अलग टेस्ट करवा रहा हूँ, आपको ICR अलग करवाता हूँ, BHO का अलग टेस्ट करवाता हूँ, यूपी कैटेट का मैथ PCM PCB का अलग टेस्ट होता है। मैथ का 80 क्वेश्चन कोई नहीं यहाँ करा पाएगा, क्योंकि उसका सोल्यूशन कराना 3 दिन लगते हैं। तो आपको हर पेपर के पैटर्न को पहचानना है और अपने टेस्ट में अव्वल रहना है, चाहे वो आपका मैथ का हो चाहे बायो को, कोई भी हो, हर टेस्ट में आपको कुछ ना कुछ आगे ले जाना है। अगर आप टेस्ट में पीछे आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और बताइए किसी कोई मैथ का कोई बच्चा होगा डाउट लग रहा है कि चीज़ें क्या, हाँ बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हो, सोच रहे हैं क्या पूछें यार, क्या पूछें, हाँ नई साल कैसे मनाई चलिए बताइए। हाँ ये लड़का अच्छा मैथ का टोपी लगा, क्या नाम है? हाँ, एग्जाम टाइम पे कैसे पढ़ेंगे? वो अपना रिवीजन मेन इम्पॉर्टेंट है। जैसे जितना आपने पढ़ लिया है उसको उतना ही पर रखिए, और ये सोचिए कि एक भी क्वेश्चन जो आए उसमें से बके ना, मतलब जितना पढ़े हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है कि मान लीजिए कि कोई हट गया, नहीं स्किप कर रहा है, बोल लेते हैं, भोजपुरी में बुलवाइए थोड़ा सा। स्किप कर गया, तो अच्छा लग, ये नहीं है कि पूरे छोड़ दिए क्वेश्चन वोश्चन, बस जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए, इतना ही है। और रिवीजन वहाँ पर जाकर कोई, मतलब कि कोई पढ़ रहा है तो वहाँ पर ना जाइए एग्ज़ाम के टाइम पर, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं आदमी कि ये पढ़ रहा है, ये जाकर वहाँ पर गलत हो जाता है थोड़ा बहुत। ये जितना पढ़ें आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगा इतना, तो आप अंदर से ही कॉन्फिडेंस हो जाता है। जैसे जैसे आपने क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दिया तो लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ कर सकता हूँ, धीरे 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 आपने पूरा कर देंगे। गड़बड़ाना थोड़ा भी नहीं है जब एग्ज़ाम टाइम पर बैठे तो। देखिए मैं बताता हूँ एग्जाम टाइम पर क्या होता है। हम तो बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं यार, मैं सबको जानता हूँ हमने चपरासी लेकर IAS तक का एग्जाम दिया हुआ है, सिविल तक का, मुझे सब पता है किसमें क्या होता है। अब क्वालिफाई नहीं कर पाया वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने अनुभव लिया और आज भी अनुभव लेता रहता हूँ। आपको पता है मैं हर तरीके की कहानी सुनाता रहता हूँ मैं आपको, वो अपनी बीती हो चाहे किसी की बीती हो। तो एग्जाम टाइम पर क्या होता है कि अगर आपने पहले चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो रिवीजन करने में डर लगता है। पहली चीज़ तो ये है, क्वेश्चन गलत क्यों होता है, आपने रिवीजन बार बार नहीं किया है। अगर आप रिवीजन बार बार करेंगे तो एग्जाम टाइम पर आप एक सब्जेक्ट को मुझे लग रहा है कि 4 से 5 घंटा रिवीजन करेंगे ना तो पूरा साफ कर डालेंगे। और एग्जाम टाइम पर क्या होता है, आप खुद सोचिए ICR में 150 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे टाइम मिलता है, और उस 2.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर बायो वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब तीनों सिलेबस का दिमाग में अच्छा सा एक क्लियरिफिकेशन या फिर कह सकते हैं साफ सुथरा दिमाग होना चाहिए उस टाइम पर, ड्यूरिंग द एग्जाम, परीक्षा के समय। अगर आपको उस समय ये नहीं पता चल पाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और आपने अगर कई बार रिवीजन किया होगा, आप देखिएगा कई बार रिवीजन जब करने से पता क्या होता है, आप एक किताब को या एक चैप्टर को जितने बार पढ़ेंगे आपको उसमें कुछ न कुछ नया जरूर पाएंगे। जितने बार आप पढ़ेंगे, मान लो आपने 4 बार पढ़ लिया, आप सोचिए 5 बार क्यों पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आप 5 बार पढ़ेंगे तो सोचते हैं क्यों ना हम हेडिंग कोई ट्रिक बना ली जाए, और उस ट्रिक को उसी ऊपर टॉप पे लिख देंगे, हाँ में इतनी हेडिंग है, जैसी हेडिंग देखा फट 4 हेडिंग याद। वो कैसे आएगा, जब आप कई बार पढ़ेंगे। तो एग्जाम टाइम पर रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अब ये कह रहे हैं एग्जाम टाइम पर उन लोगों से दूर रहिए जो वास्तव में बाहर खड़े होकर बात करते हैं। देखिए अब मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बोलता थोड़ा साफ सुथरा, थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, कड़वा हमेशा सच होता है। एग्जाम टाइम पर बहुत से लोग ऐसे एग्जाम देना जाते हैं 80% जिनको कुछ भी नहीं आता है। 80% विद्यार्थी वही वहाँ पर खड़े होते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। 20% विद्यार्थी सेलेक्ट होने वाला तुरंत अंदर जाता है, किसी बात नहीं करता, ना किसी बात सुनता है, वो सीधा अंदर जाता है। बाद बाकी लोग देखे बहुत सारी तिलक लगा के जाते हैं, दही जलेबी खा के जाते हैं। किसी ने बोल दिया दही मछली, तो दही मछली बोलने का सिलेक्शन हो जाएगा। रात भर सोते रहे, जिंदगी में सोते रहे, पढ़े के उन्हें बोली दही मछली लो सिलेक्शन हो गया। इससे हम सब फालतू, हम ढोंग धतूरे पूजा पाठ कभी नहीं करते हैं, ना मुझे सब चीज़ों पर भरोसा करता हूँ। विद्यार्थी जीवन में पूजा पाठ करना व्यर्थ है, मैं सही बता रहा हूँ। हमें कोई नास्तिक बोले बोलता रहे, कोई फर्क नहीं, जब तक आप करोगे नहीं तब तक भगवान आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए 80% बच्चा ऐसा एग्जाम देता है जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसको सिलेबस के बारे में भी जानकारी नहीं होती है। अब आप यकीन नहीं करोगे, चूंकि हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है और बच्चे जो है व्हाट्सएप नंबर जान जाते हैं यूट्यूब चैनल से। आप गूगल सर्च कर लेते हैं नंबर कौन सा है, तो व्हाट्सएप पर कुछ ऐसे मैसेज मिलते हैं मुझे 2-3 दिन के समय कि सर 2 दिन बचे हैं, अब कुछ बताइए मैं कौन सी किताब पढूं। तो बस क्या गुस्सा आती, आप मेरे पास आ फिर मैं तुमको बताऊं क्या पढूं।
मतलब 2 दिन में कोई बताए ऐसे कोई क्या मैसेज करे, आप बताइए। कुछ तो ऐसे कार्टून भेजते हैं वो, नहीं जैसे बउआ ऐसा होता है इसमें आंसू निकलते हैं, तो ऐसा करके कार्टून बना देते हैं ये लोग, ऐसे करके बउआ ऐसा बना दिया और उसमें ऐसी आंखें ऐसे ऐसे बनता है ऐसे करके, हैं उसमें आंसू ऐसे निकलते हैं, तो लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ, बहुत दुख है। तो कई लड़के लड़कियाँ ऐसे भेजते हैं, सर आई एम वेरी सैड फॉर दिस एग्जाम। अब हम क्या बताएं भाई, अब सैड हो तो अपनी कहानी सैड हो, अपनी जिंदगी सैड हो, अपने कर्तव्य सैड हो, हमारी वजह से कुछ सैड हो, बताओ भैया आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो वो सारी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको एग्जाम टाइम पर घबराना नहीं है, ठीक है। रिवीजन अगर पहले से आप करते रहेंगे तो आपको ऐसी एग्जाम में कोई भी कंडीशन नहीं आएगी कि आपको बहुत बड़ा डर लगेगा, ठीक है। मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो बाद बाकी आपको बाहरी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलना। कई हमसे लोग बोलते हैं, जैसे अब सिलेक्शन किसी का होता है देखते हैं तो हमसे बोलते हैं, क्यों यार तुम कौन सी किताब पढ़ाते हो, हम तुमको क्यों बताएं, हम दैनिक जागरण अखबार पढ़ाते हैं। और जब सब पढ़ा दें हमारा क्या काम रहेगा, हमने नहीं हम भैया NCERT पढ़ाते हैं, बस ये आप लिखाते हो हम पढ़ाते हैं, उतना ही फर्क है। तो किसी के दिमाग में लगता है कि यार सिलेक्शन कैसे हो गया यार आपके यहाँ से, हम नहीं हम वो ICM जुगाड़ लगा के पेपर निकाल रहे हैं, चुपके दे दिए तब सिलेक्शन हो गया। अब क्या करो, उसकी मन, इससे अच्छा मन की, देखो जिसकी जैसी सोच हो उसको वैसा बोल दो, आगे बोलेगा नहीं, खत्म कहानी। अगर आप क्वेश्चन का जवाब दोगे तो और क्वेश्चन करने लगेगा, तो इसका जैसे जिसकी सोच हो उसको वैसा जवाब दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको एग्जाम टाइम के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना है, अलग कोई बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है। आप केवल जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए और उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। एग्जाम टाइम पर बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा कि एग्जाम कब हो कब नहीं हो, ठीक है। और किसी को अगर डाउट हो तो बताइए, क्या है, कोई मैथ वाला बच्चा है, सवाल कैसे लगाते हैं? और बताइए, हाँ भाई आलोक बिहार वाले बताइए। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं, देखिए ये बताएं, फिर बताएंगे आपको। जैसे आपने एक बार नहीं, एक बार कर लिए, कुछ क्वेश्चन होगा कि आपसे लगेगा नहीं लगेगा, पहले कम से कम उसको 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जरूर दीजिए क्वेश्चन को। ये नहीं कि एक ही बार में सब लगाते चलेगा, दोबारा लगाइए। जहाँ मिस्टेक हो रहा है कुछ, मान लीजिए कि पहले आपने किया है उसमें कुछ गलत हो गया हो, दोबारा आप रिवीजन जब करेंगे उसका नेक्स्ट टाइम उसका, जब आपने देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन मैंने किया है, क्या गलत हुआ है, तो जरूर पकड़ में आ जाता है मैं ये गलत कर रहा था। तो उस टाइम आपने अप्रोच रहनी चाहिए कि किस तरह हम करें, कि मान लो कि जो हार्ड आए तो उसको थोड़े समय के बाद हम देखेंगे, जो आसान है उसको पहले हम कर लिए, उसके बाद जो मीडियम साइज है उसको कर लिए। हार्ड वाला तो सबके लिए हार्ड होता है, ये तो आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए हार्ड होता है, यही है। अब बताओ क्या पूछना है, मैं बताता हूँ और अच्छे से बताइए। नहीं मैं थोड़ा कम सुन पाया, मतलब क्वेश्चन आप क्लास शीट के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम के लिए बोल रहे हैं? एग्जाम के लिए, ठीक। देखिए एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 ICR ना, आप मैथ ग्रुप के हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, 150 क्वेश्चन का टाइम होता है और 2.5 घंटे टाइम होता है। उसमें आपका 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ होता है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम बैठने से पहले पेपर को चेक करते हैं कि पेपर में सीरियल क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहाँ से कहाँ तक है, पहली चीज़ ये है। सीरियल चेक कर लिया, पेपर चेक ये हो जाता है कि तीनों में से सबसे आसान पेपर कौन सा है, जो टाइम कितना है, 2.5 घंटे। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ किसी का बहुत अच्छा है, मैथ में अच्छा इंटरेस्ट है उसको, ऐसा होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा मैथ है, मैथ में कोई कुछ भी कहे मुझसे बड़ा कोई धुरंधर नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो एग्जाम देखिए चालाकी एक होता है, एग्जाम जैसे चालाकपन जानते हो, कम टाइम में अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एग्जाम क्वालिफाई करना, वो चालाकीपन है। एक होता है स्मार्टपन, एक होता है सम्राटपन। बात समझ रहे हो? स्मार्ट कौन होता है, जो हर काम को कम टाइम में और डेली अपने रूटीन से काम करता है, उसको बोलते हैं स्मार्ट। सम्राट कौन होता है, कोई काम कोई टाइम नहीं, पढ़े जा रहा क्यों, सम्राट है। स्मार्ट क्या है, 150 क्वेश्चन में करेगा 100 क्वेश्चन 2.5 घंटे में एकदम सही, और 100 में बोलेगा केवल 2 गलत, 98 क्वेश्चन सही, वो स्मार्ट है। सम्राट क्या बोलता है, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं सम्राट, वो बोलते हैं जब निकलते एग्जाम देखेगा, पता भाई साहब 150 में 40 किया, बहुत ज़्यादा गलत होंगे 2, टेम्पो में बैठा बहुत ज़्यादा गलत होंगे 4, घर तक आया कुछ भी हो यार 10 से ज़्यादा गलत नहीं होगा। जब तक रिजल्ट आने वाला होता है उसके तब तक 10 क्वेश्चन सही रह जाते हैं। ये सम्राट लोग हैं। तो आपको एग्जाम टाइम पर सबसे पहले पेपर को चेक करना होता है कि पेपर सबसे आसान कौन सा है। मान लो आप मैथ से ग्रुप के, मैथ आपका बहुत अच्छा, मैथ पर मान लो टफ आ गया और आप मैथ में उलझ गए,
नहीं नहीं, मैथ में विवेकानंद नाम चलता रहा, मैथ नंबर 1 रहा हूँ, कुलदीप सर का चेला हूँ, पूरा पेपर फाड़ डालेंगे। अरे पेपर नहीं, तुम खुद फट जाओगे। तो आपको क्या करना है, उस मैथ अगर टफ है तो उसको स्किप करना, उसको छोड़ देना है। चालाकी होती है कि सबसे सिंपल पेपर है, आप उसको अटेम्प्ट करिए, और पेपर अटेम्प्ट कम से कम 2 टाइम कीजिएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पर करते हैं तो कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टफ होता सिंपल, लेकिन वो टफ क्वेश्चन आपको कठोर बना देता है। अब कि उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आपने उसको देखा कि ये बहुत कठिन है और देखा सोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पर जाओ। और जब दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, दूसरी बार में, दूसरे अटेम्प्ट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसे गलत हो जाते हैं हमसे, जो दिमाग हमारा आउट होता है, देखा अरे ये क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं नहीं दूसरा नहीं, पहला वाला सही है। तो इसलिए 2 अटेम्प्ट मिनिमम जरूरी होता है। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपने सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट सबसे सिंपल है। मान लो केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री आधा घंटे में आपने 50 में से 30 कर दी, तो 30 कन्फर्म तो है, दोबारा फिर राउंड उसमें मार दो 10 मिनट में, तो 30 जहां की आपने 10-5 क्वेश्चन और ऐसे मिल जाएंगे, 35 तक आप पहुंच गए। वो 35 क्वेश्चन आपके श्योर हो गए। अब केमिस्ट्री बात देखा आपने, फिजिक्स बहुत आसान है या मैथ बहुत आसान है, आप मैथ पकड़ ली, आपको लगेगा हाँ वास्तव में मैं इतने टाइम में, अरे मुश्किल में 10 सेकंड काम लगता है कि हाँ वास्तव में कौन पेपर सिंपल है। अब देखा आपने 35 क्वेश्चन कंफर्म हो गए, अब देखा फिजिक्स और मैथ में कौन पेपर सिंपल है, ठीक है, तो वहां पर जो सिंपल है उसको तोड़ दिया आपने, 30 क्वेश्चन वहां कर लिया, तो 35 और 30 कितने हो गए, 65। अब आपको मुश्किल में 25-30 क्वेश्चन की और आवश्यकता है। अब आप देखिए वास्तव में 50 क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं आप साल भर पढ़ा था 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इतना टफ होगा नहीं। एक तो 80-85 क्वेश्चन तक हम तब भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं अगर ये स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मैथ कोई पेपर जैसे क्लास टेस्ट होता है तभी आप बताते हैं, आप पहले पेपर चेक करो, पेपर तीनों में से पोर्शन कौन सिंपल है। क्योंकि पता क्या होता है, जो बच्चा मीडिएट मॉडरेट बच्चा होता है, जो माध्यम बच्चा होता है, वो क्या काम करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा होने चाहिए। और धुरंधर बच्चा सोचता मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैथ पहले करूंगा, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 2.5 घंटे टाइम में मैथ करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कब टाइम 2.5 घंटा बीत गया, फिर इस केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ पाता, जब वो कापी छीनी जाती रोने लगते हैं, कई ऐसे केस होते हैं। तो आप उससे बचना है, आपको टाइम के हिसाब से सबसे कम टाइम में अधिक से अधिक स्कोर करना है कि इतना क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ना चाहिए। कुल मिला के बात है, ये थोड़ी कहे एग्जाम में कि आपने इसमें मैथ क्यों नहीं किया, फिजिक्स टफ था वो क्वेश्चन छोड़ दिया। टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ है, आपको सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करना, सिलेक्शन इसलिए रुक जाता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक, इस वजह से। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एग्जाम टाइम पर सिंपल जो पोर्शन है सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का हो उसको पहले करिए, उसके बाद और टफ, और सबसे टफ वाले सबसे लास्ट में। आप आराम से 150 में से 80-90 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। अगर उसी पेपर को मैं आप घर पर दे दूं कि आप घर पर करिए, तो आप घर पर शायद 90 क्वेश्चन कर ले जाओगे। एग्जाम क्यों नहीं कर पाते हैं, हुआ भेड़िया शेर, आइसजार बहुत बड़ा शेर है, वो डर बहुत बुरा चीज होता है। जैसे आपने बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल दी होगी तो क्या लगा, बोर्ड एग्जाम है, पढ़ लो भाई साहब, फेल हो जाओगे, बोलने में बेइज्जती हो जाएगी। अब बोर्ड एग्जाम पास हो गए, कभी लगा आपने बोर्ड एग्जाम दिया, नहीं लगा, क्यों, डर निकल गया। अब आप कोई अगर बोले आप हाई स्कूल पेपर देने जाओ कल, बोले कल, दिन 2 घंटे पहले बताना, साफ कर दूंगा, क्योंकि आप दे चुके हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो जब तक आप एग्जाम डर को भगाएंगे नहीं, तब तक आपको डर नहीं आपके सामने भागेगा। डर को भगाने के लिए आप डरिए नहीं, तो डर भाग जाएगा, ठीक। और बताइए कोई समस्या हो। हाँ लोग, दूसरा क्वेश्चन, ये बिहार लड़का बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन बताइए, हो गया ना, ठीक है। हाँ ये बुक बता दो कौन सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप लोग नोट्स सर की प्रीफर कीजिए, उसके बाद आप सीट लगाइए, और सीट लग रहा है और जो फंस रहा है आपसे उसको देखिए सर ने किस तरह लगाया, मैं किस तरह लगा रहा हूँ, और उसके बाद एनसीईआरटी पर अपना फोकस कीजिए। हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है उसकी लगाइए, ये आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नोट्स, सीट और एनसीईआरटी, बस इतना ही में आप रहिएगा, आराम से होगा आपका, ठीक। और कोई इधर मैथ वाले, इधर कोई मैथ वाला है, हाँ आपका मैथ है, बिहार से आपका मैथ है, क्या दिक्कत है, नहीं कुछ बताइए, कुछ पूछिए, क्या पूछेंगे, पढ़ते हैं ख़त्म कहानी, सो जाते हैं खा पी के और भाई साहिल, ये लड़का MP से आया है, इसका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इसका सिलेक्शन ना हुआ उसको मुर्गा बना दूंगा, बता रहा हूँ, मुर्गा और मुर्गी दोनों बना दूंगा। और भाई आप फैजल, कुछ पूछना है हम खड़े तो कोई पूछेगा ही नहीं, वो जानता हम तुरंत बता देंगे हाँ बस खत्म कहानी
चलिए ठीक है, तो आज का यहीं तक, ठीक है। अब बाद बाकी अभी क्लास भी होगी आपकी, तो आप लोग क्लास करिएगा, ठीक। जितने भी है, हाँ बताइए। हाँ भाई, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत आती है, ये खुद बताएंगे, लीजिए पूछिए। और ऑर्गेनिक में अपना नेम रिएक्शन जो होता है उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए कि इस तरह कितने हैं, और उसमें से रिवाइज रोज कीजिए कि किस तरह कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या मीडियम कौन सा उत्पाद बन रहा है। ये ज़्यादा पूछते हैं सब, ये ऑर्गेनिक का वेटेज रहता है आईसीआर में ज़्यादा थोड़ा। तो आप पहले जो नेम रिएक्शन है, जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, उसको एक जगह लिख लीजिए, उसको रोज़ देखते रहिए, रोज़ देखते 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 आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। एक दिन आप कहेंगे कि पूरा पढ़ लिया ऑर्गेनिक, मुझे पता ही नहीं चला कि ऑर्गेनिक किस तरह मैंने हैंडल किया। और सर की नोट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तो नोट्स ही पूरा प्रीफर किया था और एनसीईआरटी पढ़ी थी और सीट लगाया था। नोट्स और सीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देते हैं सर। हाँ, और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीट नहीं लगा पाओगे, सीट तो इम्पोर्टेंट है, उसी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर। नहीं लगा पाएंगे। अभी आपको इक्विलिब्रियम में कम से कम 200-250 पन्ने की सीट दी गई, अरे 200-250 क्वेश्चन सीट दी गई, उसमें 20 पेज हैं। आने के बाद सीट में उसमें देखिए कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप सीटें ही लगा पाएंगे। सीट को लगाने का तरीका ये पता क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन सीट जब भी मिलती है तो आप लोग पहले पीछे देखते हो आंसर क्या है। तो कुछ लोग पेंसिल से आंसर टिक कर लेते हैं, पहले के बी दूसरे के सी, ये और क्वेश्चन रटते रहते हैं इसका ये सब एकदम गोबर गणेश वाला मामला है पढ़ने का। आप पहले शीट को सॉल्व कीजिए। जैसे अभी आलोक ने एक बात कही तो मुझे बात भूल गई, अब मैं याद आ गई। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मैं फिजिक्स और मैथ में स्पीड कैसे मेंटेन करूं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे जब भी आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आप क्या काम करिएगा, इसको हटा दे थोड़ा सा ना, देखिए जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, अब आपको ये देखना है कि मुझे स्पीड बहुत कम है, तो आपने मान लीजिएगा एक सोच लो मुझे 20 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करने हैं अपने घर पर, और सॉल्व करते टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ताकि आपका वो 20 क्वेश्चन एक टाइम बना लो। अब मैं देखता हूँ इस 20 क्वेश्चन को, मैथ का क्वेश्चन है हमारा, मैथ को फिजिक्स किसी का भी हो, ये देखिए कि कितने टाइम में इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है इस सॉल्व को सॉल्व करने में 1 घंटा लग जाए आपका, हो सकता है पहली बार करेंगे तो। अब आप इसी 20 क्वेश्चन को दोबारा फिर सॉल्व करिएगा, तो इससे टाइम घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। उस 20 क्वेश्चन को हो सकता है कि आपको 30 मिनट लगे। अब आपको ये लगा कि हाँ वास्तव में मैं अब नया क्वेश्चन फिर उठाइए 20 क्वेश्चन। अब इस 20 क्वेश्चन को देखिएगा, क्या 1 घंटा लग रहा है कि इससे कम हो रहा, तो पक्का इससे कम होगा। ये टाइम आपका जाए वो कम से कम 45 मिनट आपका जाएगा। अब ऐसा होगा कि आप 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको इसमें हो सकता है कि 5 क्वेश्चन टफ लगे, आप छोड़ दो उनको, उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन देखना है, मैं कितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। कुछ बात समझ में आ रही? आप जैसे मान लो 20 में मान लो 5 क्वेश्चन आपके टफ छोड़ दिया, तो आपने 15 क्वेश्चन 1 घंटे में कवर कर लिए, अब 15 फिर लगाइए दोबारा उसी को, फिर आप देखेंगे उसमें आधा घंटे में कवर कर लिया। अगला बार 20 लगाएंगे, उससे पता क्या होगा, क्योंकि कॉपी पर पेन चलाने की जो प्रैक्टिस होती है वो डिपेंड करती है, प्रैक्टिस आने से ही आपकी आती है। ऐसा नहीं कि अब कुछ बच्चे कोरोना में कक्षा 11 में पढ़े नहीं, बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं, वो जब लिखते हैं तो नकल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर फिर थीटा। तैयारी करना छोड़ दो, गांव जाके बीएससी कर लो, काफ़ी लोग भग भी गए हैं, चले भी जाएंगे। जब आप खुद ही स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो एग्जाम कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए कम टाइम में आप 20-20 क्वेश्चन का एक टाइम बनाइए, 20 क्वेश्चन मेरा इतना स्पीड बढ़ रहा है, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगा। अगर फिजिक्स का है, फिजिक्स सीट लगाइए, ये देखिए 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब आप 1 घंटे बाद देखिए आंसर लगाए कौन कौन क्वेश्चन सही हुए हमारे, तो एक अंदाजा लग जाएगा वास्तव में कि हमारी तैयारी बिल्कुल सही ढंग से चल रही है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं तुरंत मूड चेंज कर दो, अब इस चैप्टर को दोबारा फिर ढंग से पढ़ना है, फिर वीडियो लेक्चर लो, फिर ढंग से पढ़ो। एक समय ऐसा आएगा आप 50 क्वेश्चन को आराम से आप 1-1.25 घंटे में कर ले जाएंगे, मेरा दावा 100% हो। कई साल का अनुभव भाई, हमें आप बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, मुझे जानता हूँ। और ऐसे बच्चे निकल चुके हैं, मैं शकल जानता हूँ, हाँ बच्चा निकलेगा, निकलने के लायक है, नहीं निकलने लायक, मुझे पता है सब कुछ। तो इसलिए आपको डरना नहीं, अपने हार्डवर्क से मेहनत करेंगे, जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आपके अंदर चिकनाहट नहीं आएगी। लोहा गर्म नहीं होगा, मोड़ेगा नहीं, गर्म हो जाता चाहे हसिया बनाओ, फड़ुआ बनाओ, चाकू बनाओ, तलवार बनाओ, कुछ भी बनाओ,
वो कहते हैं चोट तभी काम आती है जब आपका लोहा गर्म होता है, और लोहा गर्म नहीं होगा तो आपको कोई औजार बनने वाला नहीं है। पीतल को जितना सोना जितना पिघलाओगे उतनी चमक आती है उसमें। तो मेहनत करने से कभी मत हटिएगा। आप लोग गांव देहाती लोग हैं, एक बार जुट गए तो छोड़ेंगे नहीं। फिल्म का डायलॉग सुने हो, जब तक छोड़े नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, सुने हो? जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो भी है तो वही चीज़ है, अगर एक बार गुथ गए तो क्वालिफाई करके जाना है, यहाँ से नाक कटा के नहीं जाना है। ठीक, तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी आपको बनानी है। ठीक है, और कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिएगा। हमसे क्वेश्चन आप बताइए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन, हम लोग थक जाते हैं। वैसे बिल्कुल सही बात, देखिएगा थकावट होती है मुझे पता है, आपको रिलैक्स भी जरूरी है। अभी आपका टाइम चूंकि सुबह शाम 2 टाइम कोचिंग चल रहा है तो थकावट होती है, मुझे पता है थकावट आपको होती है। आप लोग क्या कर, जो आप लोग क्लास करते हैं ना, कुछ लोग क्लास को मजाक समझते हैं। एक चीज दिमाग में रहती है, क्या समझते हैं कि यहाँ पर रफ पर लिखते रहते हैं और उस रफ को घर पे उतारते हैं। काफी लोग ये काम करते हैं, ये काम बंद कर दो। आप यहीं पर फेयर करो और ये सोचो कि आज हम क्लास से सीखेंगे क्या। यहाँ पर आप अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो आप यहीं पर नोट्स बना करके ढंग से पढ़ेंगे, उसी नोट्स को घर पर जाके दोहराएंगे, आपको ऐसा लगेगा थकावट दूर हो गई हमारी। क्योंकि आप ये देखो, मान लो आप 3 घंटा सुबह आए, 3 घंटा शाम पढ़े, अब आप उसी को पढ़िए जाकर के, जो आपने नोट्स लिखा हुआ है आप उसका रिवीजन घर पर करिए जाकर के। अब कुछ बच्चे उसको उतारते रहते हैं, तो आप ये दिमाग निकाल दो कि हम क्लास में केवल टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं। और जब यहाँ बताया था, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप अगल बगल में कोई अपना नोट्स वैसा रख लो जिसमें थ्योरेटिकल आपने पढ़ रखा हो, शॉर्ट नोट टाइप का, ताकि दिमाग, जैसे हमारा बीच में हमारे टीचर ने कुछ ऐसा हंसी मजाक बोला या कुछ टाइम पास किया तो आप तुरंत बगल में देखो कि क्या हम पढ़ रहे थे। तो अगर आप यहाँ से साइड में कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाएंगे तो आप क्लास से अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर रिविजन करके चले जाएंगे तो आपके लिए वही पर्याप्त है, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि क्लास सुबह शाम चल रही है तो हम इसलिए जल्दी कराए ताकि आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। चीज़ें बदल भी सकती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, चूँकि अभी आपका सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस कराना है, रिवीजन करवाना है, टेस्ट करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं हमारी, इसलिए हम लोग सिलेबस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सिलेबस बहुत जरूरी है खत्म होना, ठीक है। और बाद बाकी अपना कोई टाइम आप फॉलो करिएगा, ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि 3 घंटे लगातार आप पढ़ते रहिएगा। आप 3 घंटा नहीं, आप पर सब्जेक्ट को 2 घंटा टाइम दो, कोचिंग के अलावा 1 घंटा आप टाइम दो। लेकिन जिस दिन कोचिंग नहीं उस दिन आप 4 घंटा दे सकते हो, टाइम दीजिए आप। और बताइए, क्या भाई अमन, काफ़ी मायूस है, घर से पैसा नहीं आया? आज हम देंगे फिल्म देखना, ठीक है? हाँ कपिल, क्या पूछना है? चलिए भाई ठीक है, इनको हम लोग गिफ्ट में एक देसी साइकिल इनाम में देंगे। देसी साइकिल जानते हो, द रेंजर वाली नहीं, जो एटलस और हीरो आती है, देसी, उसको देसी साइकिल बोलते हैं। अरे उसको गाँव में देसी साइकिल बोलते हैं, वो बहुत मजबूत साइकिल होती है। वो साइकिल ही अपने केवल गांव में रखेंगे। यूनिवर्सिटी में ले जाओगे? यूनिवर्सिटी के लिए आपको हम अलग से रेंजर साइकिल दिलवा देंगे, ठीक है? दिलवा देंगे मतलब कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, ठीक? जुगाड़ मतलब इन्हें चीज़ चुरा लाएंगे। कुछ लोग तुरंत दिमाग लगा देगा कहीं से चुरा लाएंगे ये लोग। तो चूँकि जितने बच्चे देखिए क्वालिफाई होते हैं, हालांकि हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि अगर ये बोल दें कि हम यहाँ इनाम हर बच्चों को देंगे तो हम भीड़ संभाले नहीं पाएंगे। लेकिन ये मेरे एक अंदर से बहुत ही अच्छा लगता है हमें कि कोई बच्चा आया और उसने अपने सपने पूरा किया, तो अपने घर परिवार में एक इज्जत के लिए। और इनसे एक हमारा सलाह भी यही रहेगा कि ये ना सोचे कि हमारा वीडियो यूट्यूब पर चला गया तो हम बहुत बड़े एक IAS बन गए, एक बहुत बड़े अधिकारी बन गए। इनको ये सफलता की सीढ़ी मिला है, अभी इनको बहुत ऊंचाई तक जाना है, जितनी ऊंचाइयों तक चढ़ना है एजुकेशन क्षेत्र में। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमारे साथ जितना रहेगा उतना हम लोग निभाते रहेंगे, हर किसी विद्यार्थी के साथ। बच्चे आप भी उसमें हो सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं आप भी यहाँ पर आइएगा, सफल होकर के। अच्छा लगेगा, आपका सपना अपने घर परिवार का, रिश्तेदारों का, हमारा, हर किसी का पूरा होगा, ठीक है? चलिए ये लीजिए। चलिए।